आज की इस प्रतियोगिता से भरी हुई ज़िंदगी में हर व्यक्ति को चाहिए सक्सेस। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति को चाहिए सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर, और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना मोटिवेशन आपके पास में है। इसीलिए हमने शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन के अलग अलग सेगमेंट्स पर वीडियोस अवेलेबल कराए हैं, और आगे भी हम अलग अलग सेगमेंट्स पर वीडियोस अवेलेबल कराते रहेंगे। साथ ही आपके नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हम मोटिवेशन पर भी लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही नहीं, जीवन के हर एक सेगमेंट के अंदर आपको सक्सेस मिले। और अगर आप रियली सक्सेस चाहते हैं तो इस चैनल का सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस और सिलेक्शन को एंश्योर करिए। हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर। इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में हमने पिछले वीडियो में बात करी आरबीआई के बारे में। आरबीआई में खास तौर से हमने कवर किया उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, साथ में उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने उसके बोर्ड के बारे में बात करी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे आरबीआई के मेन फंक्शंस। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चर्चा होने वाली है। वीडियो को शुरू करने के पहले एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा। अभी फिलहाल लिखिएगा कुछ भी नहीं, पहले अच्छे से वीडियो में बताई गई सारी बातों को समझ लीजिएगा शुरू से अंत तक। इसके बाद जब आप दोबारा वीडियो देखिएगा तब नोट्स आपको जहां भी जरूरी लगे बनाइएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके नॉलेज और आपकी सक्सेस को लगातार बढ़ा सकें। चलिए तो वीडियो में बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। और मेन फंक्शंस में सबसे पहले अगर आरबीआई का मेन फंक्शन के बारे में बात करें तो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इशू नोट्स। इशू नोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आरबीआई बहुत सीधे तरीके से एक फॉर्मूले पे काम करता है। 1 रुपए तक के नोट या फिर सिक्के भारत सरकार द्वारा छापे या ढाले जाते हैं। 1 रुपए से ऊपर की कीमत के नोट या सिक्के आरबीआई द्वारा ढाले या छापे जाते हैं। यानी कॉइन्स वर्थ ₹1 will be printed or minted by RBI in India on the basis of minimum reserve system। ऐसा नहीं है कि जितनी जरूरत पड़ी उतने नोट छाप दिए और एक ही दिन में अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। इकोनॉमी ऐसे आगे नहीं बढ़ती है, नहीं तो फिर इकोनॉमी का हाल आप जानते हैं। दुनिया की वेनेजुएला की इकोनॉमी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां नोट छाप छाप करके क्या हाल हुआ बहुत अच्छे से आपको पता है। खैर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है उस पर मैं थोड़ा सा बात आपको करने वाला हूं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है आरबीआई के लिए कि आरबीआई के पास हमेशा नोट छापने के पहले 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हर कंडीशन में होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, साथ में 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती हैं। मैं पिछले लगातार 15 वर्षों से फाइनेंशियल एजुकेशन में काम कर रहा हूं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया में रह चुका हूं, और पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखा सका कि वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में 2 चीज सबसे जरूरी होती है, पहला गोल्ड और दूसरा कैश। पॉइंट टू बी नोटेड, पहला गोल्ड दूसरा कैश, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम में भी 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और साथ में 85,000 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज मेंटेन करने के लिए बोला है। अगर इतना है तो भारत में आप नोट प्रिंट कर सकते हैं। साथ में आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट एक बार में प्रिंट कर सकता है। 10,000 रुपए तक के नोट का मतलब है 10,000 रुपीस डिनोमिनेशन का नोट प्रिंट कर सकता है। अगर इससे ऊपर का नोट प्रिंट करना है तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद ही वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकता है। एक और बात यहां पर महत्वपूर्ण है प्रिंटिंग के लिए कुछ प्रिंटिंग प्रेस, साथ में मिंट्स यानी टकसाले हैं। वो टकसाले भारत के अलग अलग शहरों में हैं। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि मिंटिंग
कहां पर होती है, यानी टकसाल कहां पर है इंडिया में, और साथ में प्रिंटिंग नोट्स की भारत में कहां होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नोट छापने का काम होता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर होता है। साथ में आरबीआई का जो डिपार्टमेंट्स है वो साल भर ये देखता है कि कितने नोट्स की अगले बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितनी जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से नोट प्रिंट किए जाते हैं। क्वांटिटी वाइज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं, आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। याद रखिएगा, बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिपॉजिट इट्स मनी विथ आरबीआई एंड आरबीआई एट द सेम टाइम आरबीआई कैन लैंड इट्स मनी टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही साफ शब्दों में मैं आपको बता देता हूं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपना पैसा जरूरत के अनुसार आरबीआई के पास में जमा कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार आरबीआई से लोन भी ले सकता है। लेकिन बात बहुत साफ है, शॉर्ट टर्म बेसिस पर, शॉर्ट टर्म बेसिस पर अल्पावधि के लिए लोन मिलता है, और इस प्रकार का लोन एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वेज एंड मींस एडवांसेस। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि इनमें से कौन सा संस्थान है जो कि वेज एंड मींस एडवांसेस की प्रैक्टिस करता है, वेज एंड मींस एडवांस की टर्मिनोलॉजी इनमें से किन संस्थान से जुड़ी हुई है, तो वहां आपको आरबीआई को लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बैंकर्स बैंक। अरे भाई, बैंकों का बैंक है, जितने भी बैंक भारत में अवेलेबल हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें सब में सबसे बड़ा नाम ही देखिए, रिजर्व, मतलब वीआईपी, खास बात तो रिजर्व बैंक आरबीआई है। सुपरविजन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जितने भी बैंक्स भारत में अवेलेबल हैं सबका सुपरविजन करेगा, सबको कंट्रोल करेगा, सब पर नजर बनाएगा, सबको अपने हाथ में लेकर के चलेगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स दो बहुत साफ, दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई एक्ट 1934, साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन एक्ट्स के तहत बैंक, सभी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी तरह के बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी एक्ट्स हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। चौथे नंबर पर मेंटेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज स्टेबिलिटी, इसे शॉर्ट में फॉरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आप जो भी पैसा एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के तौर पर आप, यानी कि हो सकता है कि आप कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, भविष्य में करें या किसी ने किया हो, तो जो भी करेंसी एक्सचेंज का काम होता है वो आरबीआई की ही देखरेख में किया जाता है। इससे भी एक प्रश्न बनता है कि किस एक्ट के तहत ये काम किया जाता है, तो फेमा 1999 के तहत ये कार्य किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एक प्रश्न आ चुका है जिसमें पूछा गया था कि फेमा 1999 भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जून 2000 को ये एक्ट लागू किया था। इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? इसके पहले फेरा को रिप्लेस किया था, और फेरा को रिप्लेस करने के बाद फेमा बना 1999 में। पांचवें नंबर पर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेज में। मैनेजमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेज का मतलब है, आप जब कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को चेक देते हैं अपने नाम का, या किसी व्यक्ति विशेष का चेक आप रिसीव करते हैं, किस तरह से भारत में पेमेंट होता है। पेमेंट का सिस्टम बहुत ही साफ है, सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के नाम से है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 के नाम से इसके बारे में है। मैं इस पे एक बिल्कुल सेपरेट क्लास दे सकता हूं कि सीटीएस 2010 किस तरह से काम करता है। एक्चुअली में मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट पर बहुत वैरायटी ऑफ क्लासेस अवेलेबल होती है, बहुत तरह की क्लासेस में एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा कि हम किन किन सर्विसेज में डील करते हैं। बहरहाल हम वीकेंड्स पर जो बैंकिंग एस्पिरेंट है, बैंकर बनना चाहते हैं, उनकी तो करते ही हैं। जो स्पेशलाइज्ड बैंकर्स हैं, अभी किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट में असिस्टेंट से लेकर के अगर ब्रांच मैनेजर लेवल के उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं, वहां भी हम इन सब चीजों को कंडक्ट करते हैं। साथ में हम वहां ये भी बताते हैं कि सीटीएस 2010 की टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है। आप अगर बोलेंगे तो भविष्य में मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा एक और चीज है कि मैनेजमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेस का ये काम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये काम किया जाता है, और जितना भी डिजिटल पेमेंट भारत में पूरा हो पाता है वो एनपीसीआई के द्वारा होता है, सुपरविजन आरबीआई का रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेंडर्स ऑफ लास्ट रेजोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आई रिपीट, इसको शॉर्ट में LORL कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट में LORL ही कहते हैं, और यही पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मुख्य तौर से LORL का फंक्शन करता है। तो ध्यान रखिएगा, LORL का फुल फॉर्म है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मैंने आपसे पहले भी कह दिया था, क्लास शुरू करते ही हुए ही मैंने कह दिया था कि पहले समझ लीजिएगा, समझने का काम ज्यादा है, लिखने का काम कम है। लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है अंतिम शरण।
अंतिम शरण किसके लिए, किसका सुपरविजन कर रहा है आरबीआई? आरबीआई सुपरविजन कर रहा है भारत में अवेलेबल सभी तरह के बैंक्स का। बैंक्स को भी कभी कभी लोन की जरूरत पड़ती है, चिंता मत करिए, अभी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर करूंगा। लेकिन अगर बैंक्स को कभी भी लोन की जरूरत हो और वो बाहर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ना ले पा रहा हो या कहीं और से उसके लिए लोन का अरेंजमेंट ना हो पा रहा हो, तो लास्ट रिजॉर्टिंग, अंतिम शरण के तौर पर कार्य करता है आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को LORL की भी उपाधि दी गई है। 7वें नंबर पर हम बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल के अंदर। क्रेडिट कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण दो तरह के फंक्शन है, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, और दूसरे नंबर पर है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पर हम डिटेल में भी थोड़ी देर में चर्चा करने ही वाले हैं। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस प्रश्न किस तरह से बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। इनमें से कौन सा संस्थान है भारत में जो OMO की गतिविधि करता है? तो OMO की गतिविधि आरबीआई करता है। दूसरे नंबर का प्रश्न, OMO का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरे नंबर का प्रश्न, OMO के अंदर होता क्या है? तो OMO के अंदर होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग करता है सिक्योरिटीज की। क्यों करता है, कैसे करता है, ये एक बहुत ही वृहद विषय है, बहुत ही लंबी बातें हैं। खैर, बहरहाल सिस्टम के अंदर क्वालिटी ऑफ लोन को मेंटेन करने के लिए इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, OMO के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। अब बात करना है मॉनेटरी पॉलिसी पर। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम चर्चा करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी के सेगमेंट पर एक एक फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और एक एक फैक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में अभी कुछ मूलभूत परिवर्तन कर दिए गए हैं। पहले मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में ही थी, 2016 से कुछ मूलभूत परिवर्तन कर दिए गए हैं। उन परिवर्तन के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली अब भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी भारत के अंदर अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है, परंतु उसमें फिर भी आरबीआई का रोल पूरा बना रहता है। एग्जाम में जब आए, अगर पूछें कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है और ऑप्शन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दिया हो तो पहले उसको लगाइए। अगर ऑप्शन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं दिया हुआ है तभी आप आरबीआई लगाइएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट हेल्प करता रहा है, क्योंकि ये उसका कन्वेंशनल वर्क है और पूरा रोल उसमें अदा करता है। इस कमेटी के अंदर 3 लोग आरबीआई की तरफ से लिए जाते हैं, 3 लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। बेसिकली उनका बैकग्राउंड खासतौर से इकोनॉमिस्ट के तौर पर होता है, तो लगभग 6 लोगों को इसमें लिया जाता है। खास बात यह भी है कि आरबीआई के अंदर अगर हम देखें तो यह पॉलिसी बाय मंथली आती है। बाय मंथली यानी 2 महीने में लगभग एक बार। एक बात याद रखिएगा, 2 महीने में एक बार भी हो सकती है, 1 महीने में 2 बार भी हो सकती है। 2 महीने में एक बार भी हो सकती है, 1 महीने में 2 बार भी हो सकती है। इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर सिस्टम में, इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंज अगर आने वाला है तो मॉनेटरी पॉलिसी इससे पहले भी लाई जा सकती है, लेकिन बेसिकली इसे बाई मंथली लाया जाता है। और बाई मंथली तो लाई ही जाएगा, लेकिन रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि मिनिमम 4 टाइम्स, ये रूल साफ है, मिनिमम 4 टाइम्स तो लाना ही है मॉनेटरी पॉलिसी को। मिनिमम 4 टाइम्स लाना है मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, मेन पर्सन होता है जो उसे हेड करता है, वो आरबीआई गवर्नर होता है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने के बहुत सारे कारण थे कि मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने का मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आरबीआई पहले इसको बनाता था तो इसीलिए उसको चेंज किया गया। गवर्नर फ्रीक्वेंटली जल्दी चेंज होते थे, तो बाद में उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन सबसे पहले दी थी कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप लेकर के आइए और उससे मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप कराएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर किसी भी केस में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो इसमें आरबीआई गवर्नर का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो जो निर्णय लेते हैं उसी मॉनेटरी पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने रखा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब इसे अप्रूव कर देती है तो मॉनेटरी पॉलिसी भारत में लागू कर दी जाती है। अब ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से समझने वाले फैक्ट। समझ लिया तो समझिए, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नोट्स आप बना रहे हो उसे आप एग्जाम में नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन जो ब्रेन में आप चीजों को अपने आप रखते चले जा रहे हैं वो आपके साथ ब्रेन एग्जाम में जाने वाला है। तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर नोटिंग जो जरूरत है उसको बना लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर बैंक रेट की। बैंक रेट को देखते हैं। बैंक रेट क्या होता है? साथ ही मैंने लिखा हुआ है रेपो रेट और इसके बाद लिखा हुआ है एमएसएफ। इन 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट और तीसरा है एमएसएफ। ठीक है, एमएसएफ मींस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन 3 को एक साथ रखने का कारण ही यही है, इन 3 को इसीलिए इसमें रखा गया। इन तीनों का नेचर लगभग सेम है। जब कभी भी किसी भी बैंक को आरबीआई से लोन की जरूरत पड़ती है,
आरबीआई से लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास में पहुंचते हैं। और लोन शब्द जब भी आएगा, एक बात याद रखिएगा, लोन शब्द जब कभी भी आएगा तो इंटरेस्ट जरूर उससे जुड़ा होगा। तो जब कभी भी किसी भी बैंक को जरूरत पड़ती है और वो लोन लेने के लिए इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में जाता है, प्रेफरेबली अगर वो आरबीआई के पास में जाता है, तो लोन लेते समय दो बातें बड़ी साफ होती हैं। लोन देने वाला ये चीज पूछता है कि भैया टाइम कितना है, यानी कितने टाइम के लिए लोगे, पहली बात। दूसरा, जो व्यक्ति ले रहा है लोन वो ये पूछेगा कि इंटरेस्ट रेट कितना लोगे। बस ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो समझिए 3 पॉइंट तो आपके देखते ही क्लियर हो गए, देखते ही क्लियर हो गए। जैसे फेसबुक पे आता है कि देखते ही लाइक करें, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो देखते ही आपको ये तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी। मतलब जब कभी भी कोई भी बैंक अगर आरबीआई के पास में लोन लेने के लिए गया है, अगर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लोन लेने के लिए गया, यानी उसकी अवधि 15 दिन या उससे ऊपर है, 15 दिन या उससे ऊपर, आरबीआई ने पूछा भाई कितने दिन के लिए लोगे, तो उसने बोला 15 दिन से ऊपर के लिए लेंगे। बैंक पूछेगा कितना रेट लोगे, आरबीआई ने बताया 4.25% लेंगे। सिमिलरली रेपो रेट के अंदर आएंगे, रेपो रेट में फिर बहुत साफ है, यहां फिर पूछ रहे हैं, आरबीआई पूछ रहा कितने दिन के लिए लोन चाहते हो, उसने बताया 24 आवर्स से ऊपर के लिए, एक दिन से ऊपर के लिए, लेकिन 15 दिन तक के लिए लेंगे, बस इतने दिन में आपका लोन चुका देंगे। तो आरबीआई ने कहा भाई रेपो रेट लगेगा, बैंक ने पूछा कितना, 4%। इसी तरह से बैंक लोन लेने के लिए गया, आरबीआई ने कहा भाई कितने दिन के लिए लोगे लोन, बैंक ने कहा भाई 24 आवर्स के लिए लेंगे। आरबीआई ने कहा ठीक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर रहेगा, बैंक ने कहा कितना इंटरेस्ट लोगे, 4.25%। तो ये तीनों एक नेचर के हैं, इसमें आरबीआई लोन देता है बैंक्स को और अलग अलग रेट लगते हैं इस बात पर कि कितनी अवधि के लिए लोन दिया जा रहा है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शॉर्टेस्ट टर्म के लिए होती है, अप टू 24 आवर्स के लिए इसके अंदर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में मेजॉरिटी में जितने भी नोट्स, जितनी भी बुक्स, जितने भी जर्नल्स, सभी जगह ये बात लिखी होती है कि भाई जब कभी भी किसी भी बैंक की तरफ से कोई लोन आरबीआई को दिया जाता है, जब कभी भी कोई भी लोन बैंक की तरफ से आरबीआई को दिया जाता है, उस पर लगने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ऐसा नहीं है, इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। बल्कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, बैंक सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जितना भी उसको इन्वेस्टमेंट करना है, जितना भी लोन बांटना है, उसके पास जब एक्सेस फंड पार्क हो जाता है, एक्सेस फंड यानी उसके पास अतिरिक्त पैसा जब कभी बचता है, तो सेफर साइड के लिए वो ये चाहता है कि भाई एक ऐसी संस्था में दें जहां हमारा पैसा डूबे ना, और डूबने के साथ हमारे पास में अगर रखा रहेगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आरबीआई के पास में रहे, सेफ रहेगा, साथ में इंटरेस्ट 3.35% जो कि हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके अंदर मिलता है। तो 4 बातें अभी तक हमने इसके अंदर डिस्कस की है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट। इतना पढ़ने के बाद भी कभी कभी एग्जाम में बहुत सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और सीधा क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पॉलिसी रेट्स कौन से होते हैं। लो साहब, आपने इतना पढ़ा और इसके बाद पूछ क्या लिया, पॉलिसी रेट्स, और पॉलिसी रेट्स गायब। तो ध्यान रखिएगा, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के पॉलिसी रेट्स, नीतिगत दरें कहलाती। ध्यान रखिएगा, सारा कंटेंट मैं आपको इंग्लिश के अंदर नोट करा रहा हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में इसीलिए दे रहा हूं, पढ़ें इंग्लिश में, समझें हिंदी में, उससे आसानी हो जाएगी आपको नोट्स को। क्योंकि इनमें क्या होगा, बैंक रेट को क्या लिख देंगे हिंदी में, बैंक दर, इससे अधिक कुछ नहीं, रेपो दर, इससे बेहतर है कि उसको एज इट इज पढ़िए, बहुत आसानी हो जाएगी। साथ में मैं एक और चीज आपको मेंटेन करने के लिए कहूंगा कि जो रेट्स हैं ये आज की डेट के हैं, जिस डेट पर ये वीडियो बन रहा है उस डेट पर रेट है। आप जब भी एग्जाम में जाएं इन रेट्स को देख करके जाएं। ऑल दो अब एग्जाम्स में रेट्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि अभी कितना रेट चल रहा है, क्योंकि जिस डेट पर पेपर बनता है और जब एग्जाम कंडक्ट होता है उस पर समय होता है, तो ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको अपने नोट्स में अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में डिस्कस किया था कि देखिए सारी लड़ाई 2 चीजों की है, सारी लड़ाई 2 चीजों की है। देश भर, वैश्विक दुनिया के अंदर गोल्ड और कैश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि गोल्ड तो भाई महिमा उसकी अपरंपार, आप लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, कैश पर बात करते हैं। कैश का सीधा संबंध महंगाई से, इन्फ्लेशन, ठीक है। कैश ही वो ताकत रखता है जो इन्फ्लेशन, ये मॉनेटरी पॉलिसी पूरी कैश पर बेस्ड है, उसी को कंट्रोल करना है या उसी को सिस्टम में इंजेक्ट करना है।
या तो उसी को एब्जॉर्ब करना है या इंजेक्ट करना है, यानी सिस्टम में कैश को भेजना है या फिर सिस्टम से कैश को निकाल लेना है। अब इसमें जो तरीके अपनाए जाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपनाए जाते हैं। अब बात आती है, ये तो 4 मैंने एक नेचर के बता दिए, सभी पॉलिसी रेट्स हो गए। इस पर हम 5th नंबर पे आ रहे हैं, एसएलआर पर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो इसका फुल फॉर्म हो गया। यहां पर एक शब्दावली इस्तेमाल में लाई हुई है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप कहेंगे, मैं बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड वीडियो इसके अंदर आपको उपलब्ध करा सकता हूं। फिलहाल इसका एक जर्नल मीनिंग आपको बताता हूं। नेट डिमांड, नेट डिमांड का मतलब होता है, सपोज आप बैंक हैं, अगर आप बैंक है, नेट डिमांड आपके लिए, डिमांड का मतलब क्या होगा? नेट डिमांड का मतलब है कस्टमर का पैसा आपके पास में आ रहा है, विद इंटरेस्ट आपको उसे वापस करना है। तो कस्टमर के प्रति नेट डिमांड कितनी है वो, और नेट डिमांड इसलिए क्योंकि आप अपना खर्चा, अपना फायदा सारा काट देंगे, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी भी इसीलिए यहां पर है कि कितने समय में आपको कस्टमर का पैसा देना। कस्टमर का पैसा मुख्य तौर से 2 तरह के अकाउंट के अंदर कंसीडर होता है, करंट अकाउंट के अंदर कंसीडर होता है, दूसरा सेविंग अकाउंट के अंदर कंसीडर होता है। तो डिमांड में आपको उसको पहुंचाना है कि नेट डिमांड कितनी है, यानी कितना पैसा इंटरेस्ट सहित हमें कस्टमर को चुकाना और कितने दिन में चुकाना है, उसका कैलकुलेशन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है। इसको हर फोर्टनाइट यानी लगभग हर 15 दिन के अंदर इसका एक एवरेज निकाला जाता है। उस एवरेज अमाउंट को हर बैंक को कैलकुलेट करना होता है और उसका एक सम सर्टेन परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप ये सम सर्टेन परसेंटेज, आज की डेट में 18%, आप उसे गोल्ड के फॉर्म में रख लीजिए, आप उसे कैश, आ गया ना गोल्ड और कैश कहा था, ठीक है, गोल्ड और कैश के फॉर्म में रख लीजिए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख लीजिए। लेकिन किसके पास में रख लीजिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। विथ बैंक इटसेल्फ, खुद के पास में रखिए, बैंक अपने पास में रखेगा, ठीक है। अगर आप बैंक हैं तो आपको अपने पास में रखना है। इसके बाद बात आती है सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो। नाम से पता है कैश रिजर्व रेशियो, भाई कैश रखना है आपको, कैश रिजर्व रेशियो, कैश के फॉर्म में एक सम सर्टेन परसेंटेज आपको रखना है। एनडीटीएल का ही वो सम सर्टेन परसेंटेज होगा, सपोज कि वो 4% है आज की डेट में, और किसके पास में रखना है, यही मुख्य मुद्दा है। ये आरबीआई के पास में, आरबीआई के पास में रखना है विथ आरबीआई। आरबीआई के पास में आपको ये कैश रिजर्व मेंटेन करना है और कैश रिजर्व आप मेंटेन करेंगे, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई अपनी तरफ से नहीं चुकाएगा। क्यों रखा जाता है? सिस्टम में अकाउंट डिपॉजिटर जो है, अकाउंट होल्डर जो है, जो डिपॉजिटर है, जो पैसा जमा कर रहा है, उसका पैसा अगर सिस्टम कहीं ब्रेक डाउन कर जाए, कहीं रिसेशन जैसी कंडीशन आ जाए, तो लोगों का कुछ पैसा बैंक जो अपने पास में होल्ड करके रख रहा है, उसका कुछ पैसा आरबीआई अपने पास में रख लेता है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। ऐसे सम सर्टेन कंडीशंस के अंदर डिपॉजिटर उसको कॉन्फिडेंस में बना करके रखने के लिए, तो 4% यहां पर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब इटसेल्फ अपने पास में रखेगा तो वो एसएलआर कहलाएगा, और जब आरबीआई के पास में रखेगा तो वो सीआरआर कहलाएगा। देखिए बहुत ही सीधी सी बात है, कभी कभी इन 6 पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई ये कैसे नेचर में होते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया। इतने के बाद अगर प्रश्न ये पूछ लिया गया कि देश में अगर इन रेट्स के अंदर अगर इंक्रीमेंट होगा, इन रेट्स के अंदर अगर इंक्रीमेंट होगा, मैं 6 पॉइंट तक की बात कर रहा हूं, अगर इंक्रीमेंट होगा तो सिंपली बात है कि सिस्टम के अंदर कोशिश की जा रही है महंगाई को कम करने की, इन रेट्स को इंक्रीज करके। और इन रेट्स को अगर घटा दिया जाएगा तो सिस्टम के अंदर महंगाई तो ऑलरेडी है नहीं, और लोगों के पास क्या है, दाम लगातार गिर रहे हैं, तो महंगाई जब ज्यादा कमजोर होती है, यानी कि मजबूत नहीं होती है, यानी महंगाई नहीं, इसे डिफ्लेशन की कंडीशन कहते हैं। तो डिफ्लेशन की अगर सिचुएशन है तब इन रेट्स को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन की कंडीशंस को खत्म किया जाता है। अब बात कर रहे हैं 7 नंबर के पॉइंट पर। अब बात आती है बेस रेट को लेकर के। बेस रेट बहुत ही महत्वपूर्ण रेट है। बेस रेट के अंदर रेंज दी हुई है, पहले तो हम इसको समझेंगे कि होता क्या, फिर रेंज के बारे में बात करेंगे। बेस रेट वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन है टू इट्स प्राइम कस्टमर। देखिए एक बहुत सीधी सी बात है, प्राइम कस्टमर हर जगह होता है, हर जगह जहां भी डीलिंग ट्रांजैक्शन होगा वहां पर प्राइम कस्टमर होगा। बैंक के भी कुछ कस्टमर्स प्राइम कस्टमर्स होते हैं जो डेली ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक की ब्रांच में जाते हैं। हम और आप जैसे लोग नहीं 6 महीने बाद पहुंचते हैं, भाई जितना पैसा होगा उस हिसाब से जाएंगे, जब पैसा होगा नहीं तो भाई 6 महीने में जाएंगे, 7 महीने में जाएंगे, साल में एक बार जाएंगे, 2 साल में एक बार जाएंगे। स्टूडेंट होते तो 4-4 साल में गए, पहले एक बार गए अकाउंट खुलवाने, पैसा था ही नहीं तो कहां से जाते। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बात बहुत साफ है कि अपने प्राइम कस्टमर्स को जब कभी भी बैंक कोई लोन ऑफर करेगा तो उस
पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी ऑफर करेगा वो बेस रेट कहलाएगा। इसकी एक रेंज है कि इस रेंज के अंदर वो 8.80 से स्टार्ट करते हुए मिनिमम 7.40 तक जा सकता है। 7.40% से कम पर भारत में कोई भी बैंक आज की डेट में लोन अवेलेबल नहीं करा पाएगा, ध्यान रखिएगा। योजनाओं को छोड़ दीजिए, योजनाओं को हटाने के बाद, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेस रेट। बेस रेट के बाद हम आखिरी रेट पर बात करें, दैट इज डिपॉजिट रेट। अब डिपॉजिट रेट की यहां पर बात बहुत साफ है। डिपॉजिट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के लिए। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स का मतलब है 1 साल से ऊपर की जमाओं पर अगर आप बात करें मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा है। यहां भी प्राइम कस्टमर्स हैं, प्राइम कस्टमर्स के साथ भी वो कहता है कि पैसा अगर बैंक में जमा करोगे, भाई आपका पैसा अगर बैंक में 1 लाख रुपए जमा है तो बैंक का बिहेवियर आपके साथ में कुछ और है। आपका पैसा अगर 2 करोड़ रुपए जमा है तो बैंक का बिहेवियर आपके साथ में कुछ और है। बहुत डिफरेंस, जाकर के ब्रांच में देखिएगा। अगर पैसा आप बड़ा जमा करना चाहते हैं तो बैंक के साथ आप निश्चित तौर से नेगोशिएट कर सकते हैं। उस नेगोशिएशन का भी पावर आरबीआई ने अपने पास में रख दिया कि ऐसा नहीं अपने प्राइम कस्टमर से ज्यादा पैसा लेने के लिए बड़े से बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दें। तो यहां पर मैक्सिमम के लिए 4.90 से लेकर के 5.50, आज की डेट में 5.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के लिए सबसे ज्यादा है। हाँ, इसमें एक क्लॉज जरूर है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें 0.5% से लेकर के कुछ और छूट ज्यादा होती है, यानी इतना और उनको ऑफर किया जा सकता है, लेकिन ये हायर साइड है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के लिए। तो इतनी बात तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत ही क्लैरिटी के साथ में हो गई। इतने रेट्स पर फुल फोकस रहता है जब भी बाई मंथली पॉलिसी आती है, मिनिमम 4 टाइम आती है। लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद भी प्रश्न पूछ लिया कि भारत में सेविंग अकाउंट के रेट्स कौन डिसाइड करता है। और भाई साहब, सेविंग अकाउंट रेट के बारे में तो चर्चा हुई नहीं अभी तक। सेविंग अकाउंट रेट के बारे में अब चर्चा कर देते हैं। सेविंग अकाउंट रेट पहले आरबीआई गवर्न करता था। आज की डेट में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको सीधा लगाना है बैंक खुद, क्योंकि आरबीआई ने इसे डीरेगुलेटेड कर दिया। फिर ये क्या दिया हुआ है, डीरेगुलेटेड कर दिया है। यहां पर जो ये थ्रेश होल्ड दिया हुआ है 2.70 से लेकर 3%, ये सजेस्टेड है आरबीआई की तरफ से कि कोई भी बैंक अगर सेविंग अकाउंट खोलता है तो वो इतना 2.70 से लेकर के 3% तक ऑफर कर सकता है। लेकिन अगर वो 5% भी ऑफर करना चाहे तो बैंक फुल्ली फ्री है। सेविंग अकाउंट रेट पर कितना भी इंटरेस्ट रेट अकाउंट होल्डर्स को ऑफर किया जा सकता है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंक खुद इस चीज को डिसाइड करता है। तो आई होप मैंने अभी तक वीडियो के अंदर आपसे बात करी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है उसके बारे में आपसे चर्चा करी। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक को आपको समझने में, किसी भी सेक्शन को, किसी भी पॉइंट को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए पूछ सकते हैं। हम इसी तरह के और भी वीडियोस फिनांस पर लाते रहेंगे और फाइनेंशियल टॉपिक्स यानी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। और भी नए से नए टॉपिक्स आप अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।